कंटेंट है, मैंने उस कंटेंट को देखा और इस कंटेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से किताबें छपी हैं। जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स पे काम करने वाले में JNU में ज़ोया हसन है और दीपांकर गुप्ता ने भी काम किया है, इम्तियाज़ अहमद साहब ने काम किया इस पर, और प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान साहब ने इस पर काम किया, और प्रोफेसर इकबाल साहब ने काम किया। इसके अलावा सैयद हामिद साहब ने साबिक़ वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इस पर काम किया, और TK उमैन जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, रिटायर हैं। इसके अलावा और भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत इस पर काम किया और फिलहाल मैं इस पर और भी चीज़ों से रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन ये किताब आई जिसमें आप इस तरफ से सीख रहे हैं। इस किताब में आप देखेंगे कि इन्होंने खास करके जो मुस्लिम उलमा हैं, जो मुस्लिम दानिश्वर हैं और बहुत सारी जो जमातें हैं, उनसे मुंसलिक अपने ख्यालात को पेश किया। और मैं इसको कहूँगा कि एक नए अंदाज से अपनी बातों को उन्होंने रखा है, और इस किताब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खरीदना चाहिए। मैं भी एक कॉपी खरीदूँगा इंशाअल्लाह, और इसको रिव्यू करें, मतलब क्रिटिकल असेसमेंट करें इसका कि कहाँ पे चीज़ें सही हैं, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए कि उर्दू में बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं बड़ी इम्पोर्टेंट, जैसे खिलाफत के ऊपर में ये अदील साहब की किताब है, अदील अलवी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदील अब्बासी साहब। इसके अलावा जो वहाँ पे आजमगढ़ में शिली अकेडमी, वहाँ से सैयद सबाउद्दीन अब्दुर्रहमान साहब की किताब है, मौलाना मोहम्मद अली की याद, ये सब ऐसी किताबें हैं जिसमें मेरे ख्याल से ऐसे मवाद हैं कि शायद ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छी किताब, और मैंने उस किताब का इस्तेमाल किया और मैंने इस पर दो और भी मुझे 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का रवैया या का रोल फर्स्ट वर्ल्ड वार, खास करके सल्तनत उस्मानिया, दौलत आलिया उस्मानिया का। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कुछ लोग कहते हैं डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, मतलब 5 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पंचायत राज, ब्लॉक समिति, जिला पंचायत, स्टेट लेवल, 5। अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, LSD, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और लोकल लेवल पे खास करके कहा जाए ग्रासरूट लेवल पे 3 मिलियन लोग इलेक्ट होते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी का जो फायदा होना चाहिए था तमाम तबकों को और खास करके मुसलमानों को, जो पार्टीशन के बावजूद इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए, उनको नहीं मिला। और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे मुसलमान थे इस मुल्क में जिनके पास तमाम सहूलतें मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस मुल्क को छोड़ देंगे। मुल्क को छोड़ने के लिए पैसे चाहिए, जैसे आजकल लोग सीरिया से जा रहे हैं, जो आपको 2000-3000 देके जाते हैं। इसके बाद ये पेट्रियोटिज्म आप नहीं, जबकि कई ट्रेंड्स में जो भरतपुर से जो ट्रेन गुजर रही थी, उसमें ऐसे लोगों का मतलब हुआ जो जज
प्राइमरी स्कूल से मिला, एक साहब जो उस जगह पे गार्ड थे उन्होंने बताया। हिंदुस्तान में जो सियासत है जमहूरियत कहा जाए, लेकिन इसका फायदा मुसलमान को नहीं। मैं बार बार मुसलमान हूँ, मार्टिस को मिला, मुसलमान को नहीं। जस्टिस सरदार अली खान साहब और मरहूम हकीम अब्दुल हमीद साहब, इनके मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान 17 से 20%, 16, 17, 18 कम से कम, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो 13.1%। जम्मू एंड कश्मीर छोड़, क्या जो भी परसेंटेज हो, कहा यह जाता है कि लोगों की ताकत को अगर देखा जाए, हमारे उस्ताद थॉमस प्लेन स्विस जर्मन में और स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में, मैंने बहुत पहले वहाँ से कोर्स भी किया। कहना यह है कि अगर लोगों की ताकत देखा जाए कि लोग ताकतवर हैं नहीं, तो उन लोगों में कमजोर लोगों को देखना चाहिए कि वो कमजोर लोग कमजोर हैं या ताकतवर हैं। ये इम्पोर्टेंट जमहूरियत का निजाम ऐसे मुल्क में जो हिंदुस्तान है, जिसको बोलते हैं MCS, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, होमोजेनस नहीं, मल्टी कल्चरल। स्विट्जरलैंड मल्टी कल्चरल, मैं वहां जा चुका हूं। बेल्जियम मल्टी कल्चरल, पाकिस्तान मल्टी कल्चरल। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जमहूरियत का रोल वो रोल नहीं है जो फ्रांस में जमहूरियत का। फ्रांस में जमहूरियत और स्विट्जरलैंड में जमहूरियत, लेकिन दोनों जमहूरियत अलग तरीके। फ्रांस में इंडिविजुअल राइट को एक्सेप्ट करते हैं, स्विट्जरलैंड में ग्रुप राइट्स। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए जो निज़ाम आना चाहिए, उस निज़ाम के बावजूद जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो फायदा नहीं। चाहे वो ऑटोनॉमी का इशू हो, डिस्पिटाइजेशन का इशू हो, फेडरलिज्म का इशू हो, या ग्रुप राइट्स आर्टिकल 30 का इशू हो, या लिंग्विस्टिक राइट्स हो अंडर आर्टिकल 350, या आर्टिकल 340 के तहत जो आप बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठाते हैं उसका इशू हो, या पॉलिटिकल सेफगार्ड्स का इशू हो आर्टिकल 330 से लेकर 335 तक, या बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी या बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए स्पेशल मेजर्स का इशू हो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। इन तमाम चीज़ों में मुसलमान को फायदा है। इसमें सोचेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मुसलमानों की क़यादत है, जिसके उन्होंने इशारा किया है, उनसे भी बहुत ज़्यादा फायदा है। जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी में, खास करके कि इसका फायदा डेमोक्रेसी तो एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप PP है, पार्टनरशिप प्रोग्राम, पार्टनरशिप इनिशिएटिव, इसको पावर शेयरिंग बोलते हैं, इसको शेयर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, और इसको डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन ऑफ माइंड। यूरोप में डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि आपका पार्लियामेंट है, स्टेटिस्टिक्स है, पंचायत है, इलेक्शन है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, इसकी शक्ल है। अगर इंसान की शक्ल इंसान की तरह है, लेकिन हरकत अगर हरकत अगर जानवर की तरह हो, तो मैं तो उसे जानवर बोलूँ, इंसान नहीं बोलूँ, बावजूद इसके कि वो इंसान लगता है। हरकत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो डेमोक्रेसी हो तो वैल्यू है, एक निजाम की तो वैल्यू प्रिंसिपल भी है, और वहां जो सिलेबस ऑफ फैक्ट है, तो जहां पे रियल डेमोक्रेसी होती है वहां पे स्टेट की
स्टेट की फितरत ही बदल जाती है। वहां पे मेजोरिटी जो है मेजोरिटी नहीं रहता, वो लेजिटिमेट लिमिटेड मेजोरिटी का। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में स्टेट नेशन स्टेट नहीं होता, लिमिटेड सॉवरेन लेजिटिमेट स्टेट। डेमोक्रेसी में रिलीजियसली कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज नहीं होती, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, वो एक रिलीजियस कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। डेमोक्रेसी का तकाजा ये है कि आप रिलीजियस ग्रुप हैं, लेकिन आपका जो अमल है, आपका जो एक्शन है, वो सिविक होना चाहिए। आपकी जो सोच है वो सिटीजन ओरिएंटेड है। इसलिए डेमोक्रेसी में स्टेट है वो सिटीजन स्टेट का है, वो नेशन स्टेट नहीं है। नॉन नेशन स्टेट है। डेमोक्रेसी में मल्टीपल सोसाइटी में डेमोक्रेटिक स्टेट पॉलिटिकल स्टेट है, पॉलिटिकल ऑप्शन स्टेट नहीं होता, लॉकियन स्टेट। तब वो सोसाइटी की स्टूडेंट। और डेमोक्रेसी में ये भी देखा जाता है कि स्टेट छोटा छोटा रोल, जैसे इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, बैकवर्ड एरिया में हो रही है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसी डेफिसिट है, आपको सोचने की जरूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेशन के लिए नहीं बना, पॉलिटिकल सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑर्गेनिक कम्युनिटी के लिए बना, चाहे इंडियन डेमोक्रेसी हो कोई भी ऑर्गेनिक कम्युनिटी, डायलेक्टिकल प्रोसेस। आज इतनी यूनिटी है, कल और होगी, परसों और होगी। इस मुल्क में वायलेंस कल्चर बन जाए, करप्शन कल्चर बन जाए और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी कल्चर बन जाए तो वहां पर सोच नहीं। इसलिए कि स्टेट का मेन मकसद है वो इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन, जमहूरी एकता, चाहे वो रीजन हो या कम्युनिटी। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के बहुत ही वसी बड़ा इंपॉर्टेंट अल्लाह तमाम चीज़ों को, पानी इतना है हमारे पास, मैं पानी अगर बेचें तो पानी से इसके पानी अच्छा का पानी, जैसे टर्की का बहुत अच्छा पानी, वेरी गुड क्वालिटी, इजराइल के दाल पानी, टर्की के पास बड़ी अच्छी मसूर की दाल, मेरे पास मसूर ही मसूर है, मेरे खालू का तो पता नहीं बहुत सारे खेत हैं जिसमें मसूर लगा हुआ, पानी को तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन आउटपुट नहीं, आउटपुट नहीं। स्विट्जरलैंड में क्या है, यादवों का मुल्क है, कोई दूध है वहां पे, इसीलिए चॉकलेट मशहूर वहां पे है। क्या दूध है, सेब है, अंगूर है, शराब, लेकिन देखिए कितना पीसफुल, सारा उनका इन्वेस्टमेंट वहां पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहां पे जो जर्मन मेजोरिटी है 65 to 70% है, वो एज ए मेजोरिटी नहीं रहता, वो इस तरह से नहीं रहते कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक साथ। इसलिए जमहूरियत निज़ाम को पैदा करना अलग बात है, जमहूरियत की बात करना अलग बात है, लेकिन जमहूरी निज़ाम को चलाना। इसीलिए आप देखेंगे कि एशिया में, अफ्रीका में जमहूरियत निज़ाम है, जमहूरियत के बावजूद भी डिफरेंट स्टेट, एक को फायदा है, एक को फायदा नहीं होता। डॉक्टर एक मरीज भी एक तरह का, एक को फायदा नहीं, एक दूसरे को फायदा, एक को फायदा दूसरे को फायदा।
इसलिए कि सेम दवा डॉक्टर साहब नहीं करें, सेम होता है। और इसकी वजह, मेन वजह यह है कि जो स्टेट है तो पॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेट होना चाहिए। क्या मतलब है पॉलिटिकल का? पॉलिटिकल कंसिडरेशन। स्टेट का कोई अपना कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक एप्लीकेशन नहीं होना, वो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे जॉन विश्नीमर डिस्कशन वर्ल्ड का आर्टिकल छपा 2005 में, उन्होंने इजराइल लॉबी पे लिखा फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी परसू की जा रही है विद द कंसिडरेशन ऑफ इजराइल नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे मुल्क में अगर सियासत को परसू किया जा रहा है और उसमें कुछ रिलीजियस कंसिडरेशन है या कास्ट कंसिडरेशन है, लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन है या अदरवाइज कोई दूसरा नॉन पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, उसमें डेमोक्रेसी डेफिसिट होगा। पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट जाहिर खुद अपने वजूद में मॉडर्न सिस्टम है, इंडिविजुअल लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी के बेस पे। और इसीलिए जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो अपने आप में मॉडर्न होते हैं। मॉडर्न का मतलब सेकुलर, मॉडर्न का मतलब सेकुलर। स्टेट अगर अपना रोल सेकुलर, सेकुलर का मतलब ये नहीं, यूरोप में सेकुलर का मतलब होता है एंटी रिलीजियस, बेसिकली रिबेलियन टू रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सेकुलर। मैंने खुद देखा उसको नॉर्थ ईस्ट। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स और नो स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एनी। इसको रोनाल्ड वाट्स ने इसको बोला है रूल ऑफ लॉ, कुछ लोग इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से आप देखेंगे कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या एक्शन ऑफ स्टेट एज पॉलिटिकल एक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे माइनॉरिटीज का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनॉरिटीज का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि ये किताब से काफी फायदा होगा हम लोगों को इंशाअल्लाह। इस किताब को हम लोग गौर से पढ़ें। मैं भी इसे काफी गौर से इसका मुताला करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि इसका मैं रिव्यू करूं और आप लोग भी इसको देखिए। और ये किताब है, मैं समझता हूं कि वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम से थोड़ा सा अलग है, होना चाहिए। जो रिसर्च का बेसिस है हमारे ज़हन में, जिसके हम प्रोडक्ट है वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम। जैसे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉन वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम कहता नहीं, every change is not development. Material advancement is not development. Social disintegration is not development. जैसे फ्री सोसाइटी, अगर बाप के बच्चे पैदा हो, बगैर मैरिज की शादी होती है, लिव इन पार्टनरशिप, जिसको यूरोप में बोलते फ्री सोसाइटी। तो इस किताब में आप देखेंगे कि इसमें उलमाओं का भी जिक्र है, इसमें रिलीजियस ग्रुप्स का भी। ये मेरे ख्याल से एक किताब अपने आप में एक नया अल्टरनेटिव क्रिएट कर रहा है, मतलब नया अप्रोच क्रिएट कर रहा है। नया अप्रोच हो सकता है, उस अप्रोच से आप एग्री करें ना करें, लेकिन एक होता है कि एटीएम बैंक सिस्टम नहीं है इसका, ऐसे ही होना चाहिए। एटीएम में क्या होता है, आप कार्ड ले गए, कार्ड को डाला, पैसा नहीं गया। अब वो कार्ड हो सकता है कोई डकैती में चोरी इस्तेमाल कर, आपको कोड पता निकाल सकता है। एटीएम सिस्टम
is not good. Not good. Rationality नहीं है उसमें. उसे रेशनल बैंक का कर्मचारी वो आपको जानेगा कि अच्छा आपका पैसा को देखेगा. इस किताब में आप देखेंगे केटीएम अप्रोच नहीं है और नहीं होता. हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के पार्ट नहीं है. वेस्टर्न में चीजें हैं उसको हम देंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद है उसको नहीं देंगे. इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम रिसर्च का बेसिस है, जो थॉट का बेसिस है, नॉलेज का बेसिस है, वो भी इसमें है. और इसके अलावा भी जो इस्लामिक अप्रोच है या जो इंडियन अप्रोच है वो भी इसमें शामिल है. और इसी के साथ मैं अपनी बात को